नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा किया जाता है। इसी को ही क्या कहते हैं? परितारिका भी कहते हैं। बीसीजी का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका है वो यक्ष्मा की रोग के लिए लगाया जाता है। टीबी रोग के लिए बीसीजी का टिक्का लगाया जाता है। इसको तपेदिक भी कहा जाता है, क्षय रोग भी कहते हैं, यक्ष्मा भी कहते हैं, टीबी भी कहते हैं। ये चार नाम आपको ध्यान में रखने हैं। वायरस जनित और संक्रामक रोग कौन सा है? तो खसरा है वो वायरस जनित रोग है। इसके साथ साथ ये क्या है? संक्रामक रोग भी है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिजलस कहते हैं। मिजलस या खसरा वायरस जनित रोग है, संक्रामक रोग है। देखिए टाइफाइड को मोती जरा भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना है, जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु जनित रोग है। हेजा है उसको अंग्रेजी में कोलेरा कहते हैं, तो ये कोलेरो जीवाणु जनित रोग है। और क्षय रोग भी जीवाणु जनित रोग है। एक अभाव रोग है, तो अभाव रोग यानी कमी से होने वाला रोग। तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वाशियोरकोर रोग होता है, और प्रोटीन की कमी से ही मेरस्मस रोग होता है। ये दोनों रोग किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से होते हैं। तो ए और ब दोनों राइट हो जाएंगे। ऑप्शन एक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एस कक्षक की आकृति कैसी होती है? तो एस कक्षक की आकृति है वो गोलाकार होती है। एस कक्षक है वो अदिशात्मक होता है। एस कक्षक है वो अदिशात्मक होता है। पी कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है और इसके जो सभी कक्षक है वो दिशात्मक होते हैं। डी कक्षक की आकृति द्विडंबलाकार होती है और ये दिशात्मक होते हैं। और एफ कक्षक की आकृति जटिल होती है। इसमें 7 कक्षकों से मिलकर बना होता है। एफ कक्षक में कितने कक्षक होते हैं? 7 होते हैं। और एफ कक्षक की आकृति कैसी होती है? जटिल आकृति होती है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखिए तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3s2 3p2 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। एक यौगिक अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है तब यह होगा अत्यधिक ऑक्सीकारक गुण वाला होगा। यदि एक यौगिक अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है तो वो यौगिक अत्यधिक ऑक्सीकरण गुण वाला हो जाएगा। SO4-2 में S की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? सल्फेट आयन में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है तो कितनी होती है? +6 होती है। देखिए कैसे होती है। SO4-2 यहाँ पर दिया गया है। तो सल्फर और O4, सल्फर की हमें ज्ञात करनी है तो X ले लिया, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? 4 परमाणु भाग ले रहे हैं। इनटू ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? -2 होती है। तो इनटू कितना हो जाएगा? -2। एक्स का एक्स आ गया। 4 को 2 से गुणा किया तो 8, और माइनस से गुणा किया है तो माइनस के 8 हो जाएंगे। बराबर -2 जो ऊपर आयन दिया गया है वो लगा दिया। एक्स बराबर जब 8 उस साइड में जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो -2 + 8, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने दी? तो चार्ल्स एल्टन के द्वारा दी गई। जैव पिरामिड पारिस्थितिकी बायोमास या जैव भार पिरामिड होता है तो ये सदैव उल्टा होता है। जैव भार का जो पिरामिड है वो सदैव उल्टा होता है। और पारिस्थितिकी ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। पारिस्थितिकी ऊर्जा का पिरामिड है वो सदैव सीधा होता है। एथिलीन, जिसको एथीन भी कहते हैं, में उपस्थित कुल बंधों की संख्या कितनी है? तो एथिलीन में 6 बंध होते हैं। एथिलीन में कितने बंध होते हैं? 6 बंध होते हैं। देखिए एथीन की संरचना कैसी होती है? C∪C, और कार्बन की संयोजकता पूर्ण करने के लिए इधर H इधर H इधर H इधर H लगा दिया। टोटल बंध कितने हो गए? देखिए 2 2 4 और 2 6। टोटल कितने बंध है? तो एथीन की संरचना में टोटल बंधों की संख्या 6 है। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है और यह क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। मच्छर निम्नलिखित रोगों का वाहक हो सकता है सिवाय, देखिए पित्त जवर का वाहक मच्छर होता है, डेंगू जवर का वाहक भी मच्छर होता है, फाइलेरिया का वाहक भी मच्छर होता है, लेकिन काला अजार का वाहक मच्छर नहीं होता है। काला अजार है वो
बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। काला जार किसके द्वारा फैलता है? बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक ऊष्माक्षेपी होती है, दूसरी ऊष्माशोषी होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4+2O2, तो CO2 + 2H2O प्लस ऊर्जा का उत्पादन होता है। इन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे 2AgCl को सूर्य का प्रकाश देंगे तो ये 2Ag + Cl2 में विघटित हो जाता है। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश का अवशोषण हो रहा है, जिसके कारण यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। जबकि रक्त परिवहन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहा जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। कब की थी? 1900 ईस्वी में विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई। एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? तो विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक कहा जाता है। रुधिर एवं लसिका को क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू इसे कहा जाता है। रुधिर की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। भ्रूण की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भ्रूण के मेसोडर्म से। रुधिर चाप यानी ब्लड प्रेशर का मापन सबसे पहले किसने किया? स्टीफन हेल्स के द्वारा किया गया। किसमें किया था? घोड़े में स्टीफन हेल्स के द्वारा सबसे पहले ब्लड प्रेशर का मापन किया गया। रक्त हमारे शरीर में ताप नियंत्रण का कार्य करता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 होने के कारण रक्त है वो हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से थोड़ा अधिक है और 7 से अधिक होता है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो 7 से थोड़ा अधिक होने के कारण हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, ठोस भाग को कणिका कहते हैं। तो रुधिर में प्लाज्मा कितना % होता है? 55% होता है। और रुधिर कणिकाएं कितनी होती है? 45% होती है। संक्षारण किसको कहते हैं? जब कोई धातु अम्ल, क्षार और नमी के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो लोहे पर जंग लगना।